हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो नाम के शैतान की कुछ बहुत ही भयानक कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वेंडिगो के बारे में जानकारी ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वेंडिगो के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में ही इस शैतान के बारे में बता देता हूँ। असल में वेंडिगो एक बहुत ही खतरनाक शैतान होता है जो ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा देश की ठंडी जगहों पर पाया जाता है। ये शैतान किसी भी इंसान की आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन ये अपना रूप नहीं बदल सकता। इस शैतान को नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता। ये शैतान दिखने में किसी बहुत ही लंबे, पतले और भयानक आदमी जैसा होता है। इस शैतान के बड़े बड़े पंजे और बड़े बड़े दांत भी होते हैं। कुछ लोगों ने इस शैतान को आधे हिरन और आधे इंसान के रूप में भी देखा है, जो दिखने में किसी दो पैरों पर चलने वाले डरावने हिरन जैसा लगता है। इस शैतान को इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है और यही बात इसको सबसे खतरनाक बनाती है। तो ये थी इस खतरनाक शैतान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वैसे अगर आप इस मॉन्स्टर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इस शैतान के बारे में डिटेल से जानकारी दी है। मैं अपने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर, ये था इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली डरावनी घटना पर। तो आज वेंडिगो मॉन्स्टर की जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका के जॉन क्राउडर नाम के शख्स ने शेयर की है। तो यहाँ से आगे मैं आपको इसी शख्स के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम जॉन क्राउडर है। मैं अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2015 के दिसंबर महीने में न्यूयॉर्क स्टेट के ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट में हुई थी। ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट न्यूयॉर्क स्टेट के सेंट लॉरेंस काउंटी नाम की जगह पर मौजूद एक बहुत ही सुंदर जंगल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क शहर दोनों हैं और न्यूयॉर्क शहर भी न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ही आता है। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वो घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2015 के दिसंबर महीने की है। तब एक बार मुझे ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट के कुछ पेड़ों को काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दरअसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट में पेड़ों को काटकर हाइकिंग ट्रेल्स यानी कि पगडंडियाँ बनानी थी और साथ ही लोगों के कैंपिंग करने के लिए भी कुछ जगहों के पेड़ काटकर कैंपिंग स्पॉट बनाने थे। असल में ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट के जिस हिस्से में मुझे ये सारा काम करना था वो हिस्सा काफ़ी समय से आम पब्लिक के लिए बंद था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। वहाँ ना तो लोगों के लिए हाइकिंग ट्रेल्स थे और ना ही कोई कैंपिंग स्पॉट। और यही वजह थी कि जब उस जगह को पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा था तब उससे पहले ही वहाँ पर हाइकिंग ट्रेल्स, कैंपिंग स्पॉट और लकड़ी के कैबिन वगैरह बनाए जा रहे थे ताकि लोग वहाँ पर हाइकिंग और कैंपिंग का मज़ा ले सकें। उस जगह पर हाइकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग स्पॉट बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटना था और उसी काम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट पर पेड़ काटने का काम करता था। खैर, अब घटना पर वापस आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैंने उस जंगल में पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। मैंने पेड़ों को काटने के लिए वहाँ के कुछ लोकल लोगों को भी हायर कर लिया था। दरअसल मैं जिस भी जगह पर पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था उसी जगह के कुछ लोकल लंबर जैक्स यानी कि पेड़ काटने वालों को भी हायर कर लेता था। ये मेरे काम करने का तरीका था क्योंकि इस तरह से मैं काम टाइम से पूरा कर लेता था और साथ ही मैं अपने काफ़ी पैसे भी बचा लेता था। खैर, फिर मैं और मेरे साथ के बाकी लकड़हारे ब्रेशर स्टेट फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई करना शुरू कर देते हैं। हमारे कुछ साथी पेड़ों की लकड़ियों से कैबिन भी बनाते जा रहे थे। ये वही वुडन कैबिन थे जिन्हें लोग रेंट पर लेकर उनमें कैंपिंग करते हैं। खैर, फिर कुछ दिनों में ही हमने उस जंगल के कई पेड़ काट लिए और साथ ही लकड़ी का एक कैबिन भी बनाकर तैयार कर लिया। उस कैबिन के बनने से पहले मैं पैसे खर्च करके होटल में रुकता था, लेकिन पहले कैबिन के बनते ही मैं अपना सारा सामान लेकर सीधा उसी कैबिन में ही शिफ्ट हो गया। मैंने सोचा था कि जब तक जंगल में काम चल रहा है तब तक मैं इसी कैबिन में रुककर होटल का अपना किराया बचा लूँगा। यही सोचकर मैं होटल के रूम से उस लकड़ी के कैबिन में शिफ्ट हो गया था। हालांकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होने वाली थी
और मुझे इस बात की कोई जानकारी भी नहीं थी। खैर फिर हम सब अपने काम में लग गए। हम लोग सुबह से पेड़ों की कटाई शुरू करते थे और शाम होने से पहले ही काम बंद कर देते थे। मेरे साथ के सारे लोग वहीं आसपास के रहने वाले थे, इसलिए काम बंद होते ही वो सब अपने घर चले जाते थे, जबकि मैं अकेला ही वहाँ उस घने जंगल में लकड़ी के बने उस कैबिन में रुका रहता था। उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और साथ ही वहाँ बर्फ़बारी भी बहुत हो रही थी। बर्फ़बारी की वजह से हमारा काम थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन इससे हमने अपना काम रोका नहीं था। खैर फिर उस कैबिन में रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों तक तो उस कैबिन में मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन इसके बाद वहाँ मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे वो कैबिन छोड़ना पड़ा। तो अब मैं आपको इस घटना का सबसे डरावना हिस्सा बताता हूँ। तो उस जंगल में मेरा डेली का एक ही रूटीन चल रहा था। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते थे और शाम होते ही सभी लोग काम बंद करके अपने घर चले जाते थे और मैं भी अपने कैबिन में आ जाता था। तो इसी तरह एक बार शाम को काम बंद करके मैं अपने कैबिन आया। फिर कैबिन में आने के बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया और फिर खाना खाकर मैं सोने के लिए लेट गया। उस शाम वहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हो रही थी और बर्फ़बारी की वजह से वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो गया था। उस नज़ारे को देखकर मैं सोच रहा था कि मेरा काम कितना अच्छा है। मुझे अपने काम के पैसे तो मिल ही रहे हैं और साथ ही मुझे फ्री में कैंपिंग का मज़ा भी मिल रहा है। यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। खैर फिर सोने के बाद मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने कैबिन के बाहर खड़ा हूँ और मेरे सामने ही एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा शैतान खड़ा है। वो शैतान वहाँ खड़ा होकर सीधा मेरी आंखों में देख रहा था और फिर देखते ही देखते अचानक से वो शैतान मुझ पर झपटता है और अपने पंजों से मेरा सर उखाड़कर धड़ से अलग कर देता है। फिर ये भयानक सपना देखते ही मैं नींद से जाग गया। इस भयानक सपने से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मुझे पसीना आने लगा था। इस तरह का अजीब और भयानक सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी हो कि ऐसा मेरे साथ सच में हो सकता है। उस सपने से मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये बस एक सपना ही है। यही सोचकर मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब की बार जैसे ही मैं सोने लगा वैसे ही मुझे अपने कैबिन की छत पर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तेज़ हवा से पास के पेड़ की कोई डाल टूटकर कैबिन पर गिर गई होगी। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से सोने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे कैबिन के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दो पैरों पर चलने वाला बहुत ही भारी भरकम जीव मेरे कैबिन की छत पर टहल रहा हो। चलने की उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को ऐसा कौन पागल है जो मेरे कैबिन की छत पर टहल रहा है। चलने की उस आवाज़ से मैं हैरान तो था, पर साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया था कि उस समय वहाँ का पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। मतलब अचानक ही वहाँ पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया था। उस समय न जाने क्यों अचानक ही मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे और साथ ही मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े खतरे में पड़ गया हूँ। अचानक से अपने मन में आए इस डर को मैं समझ नहीं पा रहा था। उस वक्त मैं अपने बेड पर बैठा बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक कैबिन के ऊपर चल रहा वो जीव अचानक से नीचे कूद जाता है। वो जीव सीधा मेरे कैबिन के दरवाजे के पास कूदा था और उसके कूदते ही मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो जीव मेरे कैबिन में आने की कोशिश न करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस जीव के नीचे कूदने के बाद मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब काफ़ी देर तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तब मुझे लगा कि शायद वो जीव वहाँ से चला गया है। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। यही सोचकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, ठीक वैसे ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जॉन, जॉन मेरे पास आओ, देखो मैं यहाँ हूँ, बाहर निकलो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ।
वो आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी वाइफ़ की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी वाइफ़ कैबिन के बाहर से आवाज़ लगाकर मुझे अपने पास बुला रही हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी वाइफ़ दूसरे स्टेट में है। इतनी रात को मेरी वाइफ़ वहाँ पर नहीं आ सकती थी, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था। इस बात से मैं ये भी समझ गया था कि मेरे कैबिन के बाहर मौजूद वो जीव किसी भी इंसान की आवाज़ निकाल सकता है। मैं ये तो जान गया था कि वो जीव मेरी वाइफ़ नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वो है क्या। खैर, फिर उस जीव को देखने के लिए मैं टॉर्च लेकर कैबिन की खिड़की के पास चला गया। फिर खिड़की के पास जाकर मैंने एक झटके से खिड़की खोल दी और टॉर्च जलाकर बाहर देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने कैबिन के बाहर टॉर्च जलाकर रोशनी की, वैसे ही मैंने देखा कि एक बहुत लंबा और बिल्कुल सफ़ेद रंग का भयानक सा जीव मेरे कैबिन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वो जीव बहुत लंबा और पतला था। उसकी लंबाई कम से कम 10 फुट रही होगी। वो दिखने में किसी ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत लंबे इंसान की सड़ी गली लाश वहाँ खड़ी हो। वो जीव अपनी जगह पर खड़ा होकर एकटक मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। फिर कुछ सेकंड तक मुझे देखने के बाद उस जीव ने दोबारा से कहा कि जॉन, बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मेरी बॉडी के सारे रोए खड़े हो गए। अब मैं जान गया था कि मेरी वाइफ की आवाज़ यही शैतान निकाल रहा है। इससे भी भयानक बात तो ये थी कि अपने सपने में भी मैंने इसी शैतान को मुझे मारते हुए देखा था। ये सब समझ में आते ही मैंने फ़ौरन ही कैबिन की खिड़की बंद कर दी और फिर जल्दी से मैं अपने बेड पर आकर बैठ गया। उस शैतान को अपने कैबिन के बाहर देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं सोचने लगा था कि कहीं मेरा वो डरावना सपना सच ना हो जाए और वो शैतान मुझे मार न डाले। उस समय मैं मदद के लिए अपने साथियों को फ़ोन तक नहीं कर सकता था, क्योंकि जंगल के इतनी अंदर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। इन सब चीज़ों से मैं समझ गया था कि इस मुसीबत से मुझे अकेले ही जूझना होगा। खैर, फिर मैंने वो पूरी रात बिना सोए ही गुजार दी। पूरी रात मुझे अपने कैबिन के बाहर से उस शैतान के चलने की आवाज़ आती रही। कभी वो मेरे कैबिन के पास आता था और कभी दूर चला जाता था। एक दो बार तो उसने कैबिन की खिड़की पर नॉक भी किया था, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी उसने ज़बरदस्ती मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश नहीं की। वो शैतान पूरी रात मुझे डराता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे साथ खेल रहा हो। खैर, फिर रात भर मुझे परेशान करने के बाद सुबह होते ही वो शैतान वहाँ से चला गया। इसके बाद जब सुबह मेरे सभी साथी काम पर आए, तब मैंने उनको भी इस भयानक घटना के बारे में बताया। जब मैंने उन लोगों को ये घटना बताई, तब उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस घटना को सिर्फ मेरा वहम माना। मेरे साथ काम कर रहे सिर्फ 2 लोगों ने ही मेरी बात पर भरोसा करके इस घटना को सच माना था। इसके अलावा उन दोनों लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि शायद मेरा सामना एक वेंडिगो से हुआ था। उस समय मुझे वेंडिगो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो दोनों लोग इस शैतान के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और उन्होंने ही मुझे इस शैतान के बारे में बताया भी था। खैर, फिर जब मैंने उन दोनों लोगों से ये पूछा कि आखिर उन्हें इस शैतान के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, तब उन्होंने मुझे बताया कि असल में वो लोग नेटिव अमेरिकन्स हैं। नेटिव अमेरिकन्स अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो हज़ारों सालों से अमेरिका में रहते आए हैं। इन लोगों को अमेरिका में पाए जाने वाले सभी तरह के शैतानों और भयानक जीवों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। खैर, इस भयानक घटना के बाद मैं उस लकड़ी के कैबिन को खाली करके वापस होटल के कमरे में चला गया। मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना है, और इस घटना से मैं समझ गया था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हम इंसानों को हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, ये थी वेंडिगो मॉन्स्टर को देखे जाने की पहली घटना, और अब मैं आपको बताता हूँ इसी शैतान को देखे जाने की एक और भयानक घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार्ल्स लैटिमर नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। ये घटना उनके साथ साल 1983 के दिसंबर महीने में हुई थी। इस घटना के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मीडिया तक को बताया था। साल 2006 में चार्ल्स की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी बताई वो घटना आज भी लोगों को याद है।
खैर अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना चार्ल्स के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम चार्ल्स लैटिमर है। मैं अमेरिका के मिशिगन स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और भयानक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 1983 में मिशिगन स्टेट के हियावथा नेशनल फॉरेस्ट में हुई थी। दरअसल पहले मुझे शिकार करने का बहुत शौक़ था और जब भी मुझे अपने काम से टाइम मिलता था तब मैं जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में जाता रहता था। मैं ज़्यादातर हिरन का शिकार करता था क्योंकि हिरन का मांस खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं शिकार के लिए ज़्यादातर मिशिगन स्टेट के हियावथा नेशनल फॉरेस्ट जाता था। हियावथा नेशनल फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है और कुछ नियमों के साथ यहाँ पर जानवरों का शिकार करना भी अलाउड है। यही वजह थी कि मैं अक्सर इसी नेशनल फॉरेस्ट में शिकार के लिए जाता रहता था। खैर तो इसी तरह साल 1983 के दिसंबर महीने में भी मैं मिशिगन के हियावथा नेशनल फॉरेस्ट में हिरनों का शिकार करने गया था। उस समय वहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी और बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मैं दोपहर के समय उस नेशनल फॉरेस्ट में पहुँचा था और वहाँ पहुँचकर मैंने शिकार के लिए एक सही जगह भी ढूंढ ली थी। उस समय वो पूरा जंगल स्नोफॉल की वजह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। उस टाइम वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। वो नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। खैर फिर थोड़ी तैयारी करने के बाद मैं भी शिकार के लिए अपनी पोजीशन लेकर बैठ गया। मैं शिकार के लिए अपनी रेमिंगटन राइफ़ल लेकर गया था क्योंकि उस टाइम ये राइफ़ल डियर हंटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। तो पोजीशन लेने के आधे घंटे के बाद ही मुझे खुद से कुछ दूरी पर एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन बर्फ़ के नीचे दबी घास खाने की कोशिश कर रहा था। खैर फिर उस हिरन को देखते ही मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। मेरी चलाई गोली उस हिरन के दाहिने कंधे पर जाकर लगी थी और गोली लगते ही वो हिरन वहाँ से भागता हुआ जंगल के अंदर जाने लगा। मैं जानता था कि वो हिरन घायल हो चुका है और अब वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। मैं समझ गया था कि वो हिरन थोड़ी दूर जाके दम तोड़ देगा, इसीलिए मैं उस हिरन के पीछे पीछे जाने लगा। वो घायल हिरन कुछ ही देर में जंगल के अंदर जाकर गायब हो गया था, लेकिन उसके घाव से बहते खून के निशानों को देखकर मैं उसका पीछा करता रहा। फिर कुछ दूर तक खून के निशानों का पीछा करने के बाद मैं जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो घायल हिरन मरकर ज़मीन पर गिरा पड़ा है और एक बहुत ही अजीब सा जीव उस हिरन को खा रहा है। हिरन को खा रहा वो जीव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वैसा जीव मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। हिरन खा रहा वो जीव बिल्कुल सफ़ेद रंग का था और उसके दांत और पंजे भी बहुत ही बड़े बड़े थे। उस जीव को देखकर मुझे लगा कि शायद वो कोई बीमार भेड़िया है। यही सोचकर मैंने उस जीव को अपने शिकार से दूर करने के लिए उसके ऊपर भी एक गोली चला दी। मेरी चलाई गोली सीधा उस जीव की छाती पर जाकर लगी, लेकिन अजीब बात थी कि उस जीव के ऊपर गोली का कोई खास असर ही नहीं हुआ। गोली लगने से वो जीव बस गुस्सा हो गया था और गुस्साने के बाद वो गुर्राते हुए किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा हो गया। पहले जब वो जीव हिरन को खा रहा था तब मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पाया था, लेकिन जब वो दो पैरों पर खड़ा हुआ तब मैंने देखा कि वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि किसी इंसान जैसा दिखने वाला कोई भयानक शैतान है। उस जीव का चेहरा किसी इंसान जैसा लेकिन बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसके पंजे बहुत बड़े नाखूनों वाले थे और साथ ही उसका मुंह भी बहुत बड़े नुकीले दांतों से भरा हुआ था। वो शैतान बहुत लंबा और बिल्कुल पतला था। उसकी बॉडी का रंग भी एकदम बर्फ़ जैसा सफ़ेद था। वो दिखने में किसी सफ़ेद रंग के ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। इस तरह का भयानक जीव मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। खैर फिर मेरे गोली चलाते ही वो भयानक जीव बिल्कुल किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर वो बहुत ही गुस्से से सीधा मुझे देखने लगा। वो शैतान मुझे बहुत ही गुस्से से देख रहा था और ये देखकर मैं समझ गया था कि अब वो मेरे ऊपर हमला करने वाला है। फिर यही सोचकर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए फिर से उसके ऊपर दो और गोलियां चला दी, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर मैं समझ गया कि इस शैतान को गोलियों से नहीं मारा जा सकता।
खैर इसके बाद वो भयानक शैतान मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर उसको अपनी तरफ आता देख मैं जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। उस टाइम मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था। फिर जब भागते हुए मैंने अपने पीछे पलटकर देखा, तब मुझे पता चला कि वो शैतान मेरा पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उस मरे हुए हिरन को घसीटकर जंगल के अंदर ले जा रहा है। ये देखकर मुझे राहत मिली कि कम से कम वो शैतान मेरे पीछे नहीं आ रहा है। खैर फिर इसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। घर आकर मैंने ये घटना अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों को बताई। फिर इस घटना के बारे में जानने के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने ही मुझे वेंडिगो नाम के एक शैतान के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरा सामना एक वेंडिगो से हो गया था और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो इस हादसे में मैं जिंदा बच गया।